पहले हमें चला जाए। चलिए देखिए, बचे हुए 20 क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस करेंगे नीट के 2025 के, हमारा जो सीरीज चल रही थी उसमें। तो पहला क्वेश्चन जो 31 है, बिना वेस्ट किए टाइम देखते हैं। 31st क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्या ये ऐसा होता है? इसके बाद अगला कह रहे हैं कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल्स। क्या नॉन कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए करते हैं? Alpha interferon activates the cancer patient's immune system and help in destroying the tumor. बिल्कुल सही बात। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। और कीमोथेरेपिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स। क्या ये बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स होते हैं? नहीं, मॉडिफाई नहीं। इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट्स आर डिक्रीज्ड। क्या डिक्रीज होता है? सर बी और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन के आंसर सही कौन से होंगे उससे पहले आपको इसके पीछे की थियरी देखा देते हैं। देखिए, कैंसर की जो यहाँ पे जितना पार्ट हुआ है उससे हिसाब से हमने थ्योरी रखी हुई है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस है टॉपिक, और इसी के साथ कैंसर के ट्रीटमेंट की बात हुई है, क्योंकि इसमें 2 ही टॉपिक को उठाया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 टॉपिक को पूरा लेके एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो आइए उन टॉपिक को पहले क्लियर कर लेते हैं। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। सबसे पहले हम कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे और कैसे डायग्नोस करेंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। कह रहा है अर्ली डिटेक्शन इन कैंसर एसेंशियल एज it allows the disease to be treated successfully in many cases। तो कह रहे हैं अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है ताकि हम इसको ट्रीट कर ले कैंसर को, और कई केसेस में हम इससे फायदा भी उठा देंगे और बच भी जाएगा, डिजीज से हम बच जाएंगे। तो पहला डिटेक्शन के लिए जो है आप करेंगे कैसे? बायोप्सी कर सकते हैं एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू। आप बायोप्सी करेंगे, यानी कि कहीं किसी जगह से टिश्यू उसको लेंगे। अच्छा, कैंसर होता क्या है, कोई बताएगा? सर अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी सेल्स। हाँ, किसी सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के अंदर कंट्रोल्ड इनहिबिशन नहीं होता। हाँ, नहीं कंट्रोल इनहिबिशन नहीं, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। और मेटास्टेसिस जो हाँ, और उनकी जो सेल्स हैं, अगर ट्यूमर की सेल्स मेटास्टेसिस शो करती है तब उसे हम कैंसर कह देते हैं। ठीक। तो बायोप्सी जो है, हमने उसी सेल के गुच्छे में से हमने कुछ टिश्यू निकाले और उनका टेस्ट किया कि क्या इनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि लगातार ये डिवाइड करेंगे अनकंट्रोल्ड तरीके से। तो अगर है तो फिर तो है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज भी यही है टिश्यू की। इसके अलावा ब्लड की कर सकते हैं, बोन मैरो टेस्ट हो सकते हैं, इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकीमिया। हम इन सब से पता लगा सकते हैं अगर ल्यूकीमिया है तो सेल काउंट बढ़ चुके होंगे, तो हम इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर हुआ है। अब आते हैं बायोप्सी के ऊपर कि बायोप्सी क्या है। तो बायोप्सी में क्या कहते हैं? एक पीस लेते हैं सस्पेक्टेड टिश्यू का, उसको बाहर निकालते हैं और एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। दूसरी टेक्निक है कंप्यूटेड टोमोग्राफी और रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी यानी एक्सरे का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी टोमोग्राफी यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन करेंगे। एमआरआई भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कर सकते हैं। ये भी है तकनीकें। यानी कि पहले तो आप टिश्यू निकाल लीजिए, बायोप्सी कर लीजिए और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर लीजिए। नहीं तो अंदर के जो ऑर्गन्स होंगे उनके लिए, भाई ये तो बाहर से आपने देख लिया, अंदर के ऑर्गन को अभी निकाल सकते हैं कहीं से आपने, ठीक है, एंडोस्कोपी करके। अब देखिए इसमें एक एक करके बात करते हैं। कहते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस एक्सरे टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज। इससे हमें 3 डायमेंशनल इमेज मिल जाएगी और ऑर्गन्स की, ठीक है। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स है जिन्हें आप देख नहीं सकते हो उनको 3 डायमेंशनल इमेज से डिटेक्ट कर सकते हैं। एमआरआई का यूज करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहलाती है एमआरआई। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या करते हैं? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं, एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। ठीक, कैसे होते हैं? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक एजेंट, कैंसर स्पेसिफिक एजेंट्स, एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड। तो क्या कर सकते हैं? एंटीबॉडीज का यूज कर सकते हैं, जो क्या है? कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट में काम करेंगे उनका डिटेक्शन के लिए, ठीक, ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निक होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स। देखिए जो जीन्स हैं उनको भी हम देख सकते हैं जिनकी वजह से कैंसर हुआ है, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? तो कैंसर को डिटेक्ट करने की ये सारी टेक्निक है। तो इसमें करते क्या है जीन्स वाले में? इसमें करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच प्रीडिस्पोज an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancer।
Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens. Carcinogens क्या होता है? जिनसे Cancer. हमारा कैंसर होगा। तो ये उनको जो है डिटेक्ट कर लेंगे कि किन की वजह से ये कार्सिनोजन हुआ है और जीन कैसे चेंज हुए हैं। ठीक है, जैसे स्मोक हो सकता है उसमें लंग कैंसर के लिए, ठीक, कार्सिनोजन की तरह करता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट में सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं या इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं। सर्जरी का मतलब है, आपने कहा वो पर्टिकुलर पार्ट जहां सेल ने ज्यादा ग्रोथ कर रखी है, जहां टिश्यू बन चुका है, जिसे हम ट्यूमर कह रहे हैं, उसको निकाल दिया हमने और उसके बाद उसके आसपास के सेल्स को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी करके हमने सही कर लिया। तो यहां पे कहते हैं इन रेडियोथेरेपी क्या होता है? ट्यूमर सेल्स आर रेडिएटेड। ट्यूमर की जो सेल है उसमें रेडिएशन डाला जाएगा, ठीक है, कौन? गामा रेज होती है, अल्फा बीटा गामा रेज, तो उनका रेडिएशन डाला जाएगा और वो प्रॉपर तरीके से कैंसर को जो है नॉर्मल टिश्यू को बचा के उस पर्टिकुलर मास को टारगेट करेंगे। कीमोथेरेपी में क्या होता है? देखिए अब वही बात आ रही है, पॉइंट्स पकड़ने वाली, जो ऊपर के पॉइंट्स है। इन सेवरल कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल सर्टेन कैंसरस सेल्स। वहां क्या कह रहा था? नॉन कैंसरस सेल्स। सम ऑफ दीज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ट्यूमर्स। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस। देखिए कौन कौन से लॉस हो सकते हैं इसमें? हेयर लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। ज्यादातर कैंसर जो है वो कॉम्बिनेशन से ट्रीट करे जाते हैं। ये भी आपको ऑप्शन बना के दिया जा सकता है। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू डिवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ट्यूमर सेल्स को क्या करा जाएगा? डिटेक्ट करा जाएगा और उन्हें डिस्ट्रॉय करा जाएगा। कैसे? इम्यून सिस्टम के थ्रू, ठीक है। Therefore patients are given substance called biological response modifiers. So उन्हें कुछ ऐसे सब्सटेंस दिए जाते हैं जिन्हें कहते हैं biological response modifiers. जैसे आपका एक नाम है अल्फा इंटरफेरॉन, which activates immune system and help to destroying the tumor. आपको ये पॉइंट सारे मिल गए। अब आंसर आपको बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपने इससे रिलेटेड सारी थ्योरी सीख ली, समझ ली कि क्या क्या चीजें हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसका सॉल्व करते हैं। देख क्या कह रहा है? कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस डिटेक्ट्स कैंसर नॉर्मल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स के। सही है। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स किल नॉन कैंसरस सेल्स, तो ये गलत है। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प डिस्ट्रॉइंग, बिल्कुल सही है। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स, नहीं, इम्यून वाले हैं। अल्फा इंटरफेरॉन्स थे, इम्यून सिस्टम वाले थे। इन केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स काउंट डिक्रीज, वो कह रहा है इंक्रीज होता है, ठीक है। ए और सी है, तो ए और सी सही हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? क्लियर है? यस सर। देखिए ये आप याद जरूर करते चलिएगा साथ साथ थ्योरी। जब ये हमारा पूरा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीजों की पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, अगर आप मांगते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, यहां कुछ पॉइंट्स है, इसमें से सही बताना है आपको, ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है आपको। कह रहे हैं आईवीएफ मेथड जो है, पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एडॉप्शन ऑफ आईवीएफ मेथड। ड्रॉबैक बताना है कि कमियां क्या क्या हैं आईवीएफ मेथड की। हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, क्या ये मदर के लिए काफी घातक है, जोखिम भरा है? नहीं। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड, ये सही है, एक्सपेंसिव होता है। रिएजेंट्स, क्या ये होते हैं? हाँ, महंगे उपकरण होते हैं भाई। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों जरूरत? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ऑर्फन्स का एडॉप्शन अभी कम हो रहा है। नॉन अवेलेबल इन इंडिया, अरे नहीं, इंडिया में तो चल रहा है। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, क्या ये हो सकता है? यस सर। शायद सर्वाइव ना करे। थर्ड ऑप्शन है। आइए पहले तो इसको देख लेते हैं, फिर आंसर आपका देखते हैं। पहले इससे रिलेटेड थियरी को देखते हैं। देखिए आपने कहा जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, कपल है, ठीक है, उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक है जिसे कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसमें पहली टेक्निक का नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये पहली टेक्निक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर।
आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा, देखिए इन विट्रो इन वीवो का मतलब है, इन विट्रो का मतलब आपने आउटसाइड द बॉडी कराया, In vivo। लेबोरेटरी कंडीशन में कराया इन विट्रो, ठीक है। आपने एग लिया, ओवा लिया, ठीक, एग लिया और ओवा नहीं स्पर्म लिया, तो एग और स्पर्म लिया आपने, बाहर लैब में इसका फर्टिलाइजेशन कराया कल्चर मीडियम के अंदर, बन गया क्या, जाइगोट। अब जाइगोट को ग्रो होने के लिए दिया, जाइगोट मल्टीप्लाई करेगा, ब्लास्टुला स्टेज पे जाना। मोरुला ब्लास्टुला, ठीक है, मोरुला तक की स्टेज को हम लेके आए, क्या लेके आए, मोरुला की स्टेज, 8 to 14 है। मोरुला की स्टेज होती है 8 to 16। अब इस स्टेज से या तो 8 सेल से पहले या 8 सेल के बाद, देखिए पहले और बाद की कंडीशन आती है, 8 सेल से पहले होगा या 8 सेल के बाद होगा। अगर ये जो मोरुला है ये 8 सेल से पहले की स्टेज है, ब्लास्टो से, ये जो सेल्स होती है इन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर्स, क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। यस सर। अगर 8 सेल से पहले की स्टेज है तो इसे डाला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, तो इसे कह देते हैं इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, या गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ। और अगर 8 सेल के बाद है तो इसे कह देते हैं यूट्रस में, तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई, ये बातें लिखी हुई दिख गई। यस सर। जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, इसे कह देते हैं ये, और अगर मोर देन 8 है तब ये कह देते हैं इसे, ठीक। अब आगे आते हैं, तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो गया। गैमीट इंट्राफैलोपियन क्या है, जब गैमेट वो जिफ्ट गलत हो गया, जाइगोट इंट्राफैलोपियन था, ठीक है, ये जाइगोट जिफ्ट हो गया, वो जिफ्ट ये है गैमीट। कुछ ऐसा होता है एम्ब्रियोज फॉर्म इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब क्या बात हो रही है, वीवो यानी कि बॉडी के अंदर ही हो रहा है, हाँ। तब क्या होगा, विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज सच ट्रांसफर टेक्निक, एक और टेक्निक है, ठीक है, असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, ये उनके लिए है जो कंसीव नहीं कर पा रही। तो यहाँ ओवम कलेक्ट किया जाएगा डोनर का और फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाएगा, इसे कहते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। बट कैन प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोड्यूस तो नहीं कर पा रही हैं ऐसी वुमेन, लेकिन सर्वाइव वहां पे एक एनवायरनमेंट है, हाँ, और फर्टिलाइजेशन और उसके आगे क्या चीजों के लिए, ठीक। अब अगला आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, ये उनके लिए हैं जिनके अंदर स्पर्म की क्वांटिटी कम होती है, स्पर्म काउंट लो, स्पर्म काउंट है, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में ये क्या है, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, लेबोरेटरी के अंदर किया जाएगा, स्पर्म डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाएगा, एक ही स्पर्म सीधा उठा के डाल दिया जाएगा, सीमेन की जरूरत नहीं है इसमें। तो क्या है, अगर मान लीजिए स्पर्म एक्टिवेट भी नहीं, ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो भी डायरेक्ट उठा के डाल दीजिए। कहते नहीं कि 60% कम से कम एक्टिवली होना चाहिए, है ना, हाँ, विगरस मूवमेंट 40% होना चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, एक स्पर्म हमें दो, हम उठा के सीधे डाल देंगे, इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक। अगला कहते हैं infertility cases they are due to inability to male partner to inseminate, ये इंसेमिनेशन ही नहीं कर पा रहा है, तब क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे, ठीक है। इजैकुलेट नहीं कर पा रहा है स्पर्म को, तो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे डोनर का लेके, ओके सर। अब यहाँ पे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना और यूट्रस इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, IUI। अब कह रहे हैं ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रोसीजर्स हैंडलिंग बाय स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स। यही क्वेश्चन में दिया हुआ था कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक बहुत ही ज्यादा, इसमें काफी प्रिसाइज लोग चाहिए, ऐसे कि हाँ एक्सपेंसिव भी होती हैं। These facilities are presently available only few centers in our country। तो हमारी कंट्री में कुछ सेंटर्स में, वो कह रहा है इंडिया में है ही नहीं, नहीं है। Obviously their benefits are affordable to only a limited number of people। देखिए ये जो बेनिफिट है कुछ लिमिटेड नंबर के ही लोगों के लिए हैं, लेकिन इमोशनल, रिलीजियस और सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं also determines in adoption of these methods। लेकिन
since the ultimate aim of all those procedures to have children, तो ऐसे चिल्ड्रंस को क्यों ना लिया जाए जो अनाथ हो गए हैं या जो मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, so many orphan and destitute in children who probably not survive till maturity, तो unless taken care of, तब क्या करा जाए, तो उन्हें अडॉप्ट कर लिया जाए, लीगल अडॉप्शन करा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम है। ठीक, तो स्टेटमेंट वहां जो हमने देखे आपके BDF करेक्ट है। ये आपके स्टेटमेंट है, कह रहे हैं हाई फर्टिलिटी रिस्क है मदर को, फर्टिलिटी। दूसरा कह रहा है एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए हैं, या मदर वाइफ नेसेसरी होते हैं, या लॉस लेस अडॉप्शन है ऑर्फन का, या नो अवेलेबल इन इंडिया है, या पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियोज डज नॉट सर्वाइव। इसलिए आपके आंसर है बी, डी और एफ वो करेक्ट हैं, और ए, सी, ई जो है वो इनकरेक्ट हैं। ठीक, ए, सी और ई इनकरेक्ट है। समझ में आई बात या नहीं? यही बात अभी हम लोग इतनी देर से करके आए, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, आप पढ़िए और देखिए इसका आंसर क्या होता है। Reductive division from a human male. Reductive division from human female gametogenesis starts earlier than that of male gametogenesis। बिल्कुल सही बात है। रिडक्टिव डिवीजन यानी कि आपका मियोसिस, और ये बात किसकी हो रही है, मेल और फीमेल की। गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, The gap between the first gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males compared to females। सही है। सही बात है। सही है सर। क्योंकि उनमें फीमेल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बनता है और फिर उसके बाद जाके प्यूबर्टी पे ठीक होता है, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं the first polar body is associated with the formation of primary oocyte। नहीं, Luteinizing hormone surge leads to disintegration of endometrium and onset of menstrual bleeding। नहीं। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये गैमेटोजेनेसिस जो है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पे, उसके बाद इधर आते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका आंसर क्या होगा। इसका BD होगा, A होगा शायद। देखिए, आपने कहा आप किसी फीमेल की, हम क्या बात करने जा रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। देखिए, ओवरी थी, जब ये फीमेल पैदा होने वाली थी तो इस ओवरी के अंदर कुछ सेल्स एंडोमेट्रियम की अंदर चली जाती हैं जो oocyte बन जाती हैं। ठीक है, एग ट्यूब और फ्लगर वो पूरा होता है, फिर एग नेस्ट बनता है और इसकी एक सेल जो है वो oocyte की तरह वर्क करने लगती है, जिसे हम प्राइमरी oocyte कह देते हैं। ठीक, या oogoनियम कहते हैं। तो ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स, और ये हो गई हमारी oogoनियम। समझ में आई बात या नहीं? Yes sir। अब अभी फीमेल पैदा नहीं है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, बन रही है, अभी फीमेल भी बन रही है और उसके अंदर ओवरी भी बन रही है और ओवरी के अंदर ये हो रहा है। ये जो oogoनियम है इसमें होती है मियोसिस। ओके सर। पहले तो होगी माइटोसिस या मियोसिस? पहले तो मियोसिस होगी। हाँ। और उसमें वो मियोसिस होगी तो प्रोफेज फर्स्ट पे अरेस्ट हो जाएगी। हाँ, अब ये प्राइमरी oocyte बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। ठीक, और आसपास वाली सेल्स जो है वो ये आपकी फॉलिकल्स। लेकिन अभी ये प्राइमरी oocyte डिवाइड पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या होने लगी, मियोसिस हो रही है। मियोसिस दो पार्ट में चलती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड और मियोसिस सेकंड। यानी इसमें भी होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इन सब में फर्स्ट लगा होगा। उसमें सेकंड। हाँ, इसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। ठीक, यस सर। जब यहाँ प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट में आती है तब ये अरेस्ट हो जाती है। प्रोफेज फर्स्ट में ये अरेस्ट हो गई, यानी रुक गई, और ये आगे की ये फॉलिकुलर सेल्स थी, तब ये बन जाता है आपका प्राइमरी फॉलिकल। फॉलिकल। अब इसमें FSH आएगा। समझ में आई बात या नहीं?
ये इस प्राइमरी फॉलिकल के साथ में एक लड़की पैदा हो जाती है। ऐसे बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, कई लाख, अ मिलियन, अ कपल ऑफ मिलियन, ठीक है, लगभग 2 लाख के करीब, 2 मिलियन के करीब होते हैं। फिर ये लड़की जब पैदा होती है और धीरे 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 बड़ी होती है, हाँ 60 to 80,000। हाँ, फिर ये लड़की बड़ी होना शुरू करती है। जब ये प्यूबर्टी पे पहुंचती है, प्यूबर्टी तक ये प्राइमरी फॉलिकल पहुंच जाते हैं 60,000 से 80,000 तक। देखिए आप इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है क्वेश्चन को अप्रोच में ले जाना, इसके आगे के जो क्वेश्चन है उन पे हमारी अप्रोच बढ़ जाए। तो ये टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। प्राइमरी फॉलिकल के बाद अब इसमें मियोसिस के जो आगे की फेज है वो चलेगी, तब जब प्यूबर्टी आ जाएगी तब। लेकिन प्यूबर्टी के आते ही आपका हाइपोथैलेमस से GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से निकलेगा GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पोस्टीरियर इंटीरियर, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। किस पे करेगा? एंटीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये निकलवाएगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसके ऊपर एक्ट करेगा और ये इसको अब डिवीजन के लिए Secondary अब डिवाइड हो। तो प्राइमरी oocyte अब प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट में जाएगी। फिर इसके बाद ये 1 से 2 हो जाएंगी सेल जी। एक पोलर बॉडी, पोलर बॉडी हो जाएगी। ये जो 2 सेल बनेगी इसमें एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। जो बड़ी वाली सेल होगी उसे हमने सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बोला, और ये जो छोटी वाली होगी उसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई काम नहीं, तो बस साइटोप्लाज्म का एरिया बड़ा। ये सेकेंडरी oocyte, ज्यादातर साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte के अंदर चला जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बहुत कम रहेगा। तो यहाँ आपका अभी डिवीजन शुरू ही हुआ है, अभी सेकेंडरी अभी हुआ नहीं, लेकिन ऊपर जो फॉलिकुलर सेल्स थी इनमें डिवीजन तेजी से हो गया और 1 से 2 बन गई ये लेयर। ग्राफियन फॉलिकल, हाँ, तब ये ग्रैनुलोसा सेल्स कहला देंगी। फॉलिकुलर सेल्स को ही हम क्या कह देते हैं बेटा? ग्रैनुलोसा सेल कह देते हैं। और ग्रैनुलोसा सेल क्या निकालती है बेटा? कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। हाँ, क्या है? ईस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ एक्ट करता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे, एंडोमेट्रियम पे। उसको सॉइल अप करेगा। ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम को क्या करेगा? ठीक बढ़ाता चला जाएगा, थिक करेगा। ठीक, अब इसे हम कह देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अब जब ये आपका ये जब डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, तब ये इसे हम टर्शरी फॉलिकल कहेंगे, जिसमें सेकंड पोलर बॉडी। हाँ, इसमें आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसके ऊपर जो ये लेयर होगी, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी होगी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ठीक है, तब इसे हम कह देंगे टर्शरी फॉलिकल। और इसके बाद इसके अंदर ही तभी उसी में एक कैविटी बन जाएगी, जिसे हम एंट्रम बोल देंगे। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte पे जब ये टर्शरी फॉलिकल पे आ जाएगा, टर्शरी फॉलिकल से ये और एडवांस फेज में जाएगा, तब इसे ग्राफियन फॉलिकल बोल देंगे। और ग्राफियन फॉलिकल में जब ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया, जब इसके ऊपर LH हार्मोन तेजी से एक्ट करेगा, ऐसे कहते हैं LH सर, सेकेंडरी तब ये सेकेंडरी oocyte बाहर फेंक देगा कॉर्पस ल्यूटियम। और सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेज सेकंड पे रुका हुआ होगा, मेटाफेज सेकंड पे। देखिए इसी की मेटाफेज सेकंड यहाँ पे होगी, ये इस पे अरेस्ट हो जाएगा सेकंड। तो ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आता है, इसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ये कब होगा? 14वें दिन। यस सर। ठीक है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आई बात या नहीं? जो बचेगा उसे कह देंगे येलो बॉडी, तो उसके अंदर मैट्रिक्स बढ़ जाएगी, ल्यूटियम जो निकलेगा उसके अंदर उसका मैट्रिक्स बढ़ जाएगा, येलो कलर का ये कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा और इससे निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन, जो एंडोमेट्रियम की लाइन वो शेड नहीं होने देगा, शेड नहीं होने देता, मतलब रिटेन करता है। हाँ, और लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में यही कॉर्पस ल्यूटियम जब आगे चला जाएगा तो इससे रिलैक्सिन निकलने लगेगा, जब कॉर्पस अल्बिकेंस बन प्यूबिक जाएगा, सिम्फाइसिस को डायलेट कर देगा। तब ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब पॉइंट्स पकड़ते हैं, देखें वहां क्या क्या चीजें थी। गायब? हाँ, तो अब हमें ये पूरा थियरी समझ में आ गई इसकी। एक बार एनसीईआरटी की ये लाइनें आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रोसेस जो है वो
अगर फॉर्मेशन हो रहा है मैच्योर फीमेल गैमीट का, उसे कह देते हैं oogenesis, और मेल का होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस जो शुरू होती है वो कब से शुरू होती है? Puberty में। आफ्टर प्यूबर्टी। और फीमेल में देखिए oogenesis कब से शुरू हो गई थी? जब एम्ब्रियोनिक उसको स्टेज। अंदर- हाँ, जब वो अपने आप एम्ब्रियो स्टेज में थी। तो इन दोनों के बीच बिल्कुल डिफरेंस है। दूसरा हमने कहा कि मेल में ये जो स्टेप आते हैं, प्राइमरी oocyte इधर था और सेकेंडरी oocyte इधर था। आपने जब देखा तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte के बीच में डिफरेंस था कि बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद प्यूबर्टी तक का एक बड़ा गैप आया। जबकि इधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आता है तो उसका गैप बहुत ही छोटा होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का गैप छोटा, लेकिन प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का गैप बड़ा। ठीक है, वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। देखिए ये प्रोफेस फर्स्ट में जो है अरेस्ट हो जाती है, ठीक, टेम्परेरी स्टेज में प्राइमरी oocyte, फिर उस पर ग्रैनुलोसा सेल्स जो होती हैं वो आगे बढ़ती हैं। ये सारी चीजें 60,000 से 80,000 रह जाती हैं। ठीक, सारी चीजें बताई हमने। बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है, आफ्टर बर्थ ये फॉर्मुलेशन काम शुरू होता है बिफोर बर्थ से। ये आपका हो गया। यहाँ देखिए इसको, पढ़ लिया क्या? थोड़ा सा इसको देखिएगा, थोड़ा सा इसको देखिएगा। अच्छा यहाँ देख लीजिए, ये आपकी एंट्रम हो गई। टर्शरी फॉलिकल में आपका एंट्रम आ जाता है। जब टर्शरी फॉलिकल होगा तो एंट्रम होगा और थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना होगा टर्शरी फॉलिकल में। देखिए पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी नहीं आया है तो 26 में आएगा, 26 में नहीं आएगा तो 24 के में मिल जाएगा। अभी चूंकि हम लोग पीछे भी जाएंगे, जब 25 से पीछे जाएंगे तो आपको ये मिलेंगे क्वेश्चन जरूर। इसके बाद आपका ये हो गया, माइटोसिस कंप्लीट करेगा, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा ग्राफियन फॉलिकल, और जब ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा तब उसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक, जोना पेल्यूसिडा सराउंड करती है, एक लेयर होती है सेकेंडरी oocyte के ऊपर, वो आप बाद में देख लीजिएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है इसका। ठीक है, इसका डायग्राम देख के क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहां आपने देखा उगोनिया से क्या बना? प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte से बना सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte देखिए ये थी और इसमें डिवीजन हुआ तो ये एक छोटी सी बनी और एक बड़ी बनी सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte ने ज्यादातर साइटोप्लाज्म उठा लिया और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। सेकेंडरी oocyte का फिर जब डिवीजन होगा तो बनेगा ओवम और फिर बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। ये आफ्टर वो होगा। देखिए सेकेंड पोलर बॉडी किससे बनती है? सेकेंडरी oocyte से बनती है। प्राइमरी oocyte से फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। इस पॉइंट में कतई भी आपको दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप क्या करें सर, प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी से सेकेंडरी पोलर बॉडी, ऐसा नहीं है। क्लियर है मेरी बात? अब इसके क्रोमोसोम समझिए। उगोनिया के क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। प्राइमरी oocyte में भी कितने होंगे? क्योंकि माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस, प्राइमरी oocyte, हमने मियोसिस बताया वहां पे। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे माइटोसिस हो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ मियोसिस नहीं, माइटोसिस होगा। माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस कोई सेकेंडरी डिवीजन। ठीक है, फिर इसके बाद मियोसिस शुरू होगी। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो हाँ, यहाँ हो गया आपके कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? अब प्राइमरी से जब आपकी ये सेकेंडरी बनेगी तो सेकेंडरी oocyte में कितने? 23 क्रोमोसोम, और फर्स्ट पोलर बॉडी में कितने? 23 क्रोमोसोम। ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी में कितने? 23 क्रोमोसोम, ओवर में कितने? 23 क्रोमोसोम। क्लियर है? क्रोमोसोम के ऊपर भी क्वेश्चन आया होगा। चलिए आते हैं अब हम अपने टॉपिक के ऊपर, और बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितने सही कितने गलत? ए और बी सही है सर, बस बताइए। ये और बी ए और बी सही, थर्ड है। कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव डिवीजन जो होता है ह्यूमंस में, फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन मेल, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। गैप बिटवीन फर्स्ट meiotic डिवीजन एंड सेकंड meiotic डिवीजन इज मच शॉर्टर इन मेल एज कंपेयर्ड टू हाँ, फीमेल, सही है। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट पोलर बॉडी एसोसिएट विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। नहीं, फर्स्ट formation पोलर बॉडी बॉडी होती है प्राइमरी oocyte कि बनने के बाद प्राइमरी oocyte से बनता है आगे। हाँ। फर्स्ट पोलर बॉडी तो ये तो नहीं है। These are luteinizing hormone surges leads to disintegration of endometrium। endometrium थोड़ी disintegrate होती है, and onset of menstrual bleeding नहीं। एंडोमेट्रियम के डिसइंटीग्रेशन के लिए क्या होता है? जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तब एंडोमेट्रियम जो है वो रिलीज करते हैं। तो 3 गलत 2 सही, ए बी सही। ठीक है, क्लियर है? आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इन ब्रायोफाइट्स द गैमी हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो गैमा कब होता है ब्रायोफाइट्स में? वो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेंगे ब्रायोफाइट्स होते क्या है।
ब्रायोफाइट्स से पहले आते हैं एल्गी, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो और फिर एंजियोस्पर्म आते हैं। प्लांट किंगडम की बात हो रही है। तो जो एल्गी होते हैं ये थैलस लाइक होते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब। ठीक है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ थैलस लाइक भी होते हैं। ब्रायोफाइट्स को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लिवरवॉर्ट, हेपेटिकॉप्सिडा, हाँ। एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा। इसने एंथोसिरोटॉप्सिडा को गायब कर दिया है, हेपेटिकॉप्सिडा यानी लिवरवर्ट्स और ब्रायोप्सिडा यानी कि मॉसेस में रखा है। इसके बाद टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो 4 तरीके से बांटे हैं, ठीक है। साइकिडेल्स, कोनिफेरस, नहीं वो जिम्नोस्पर्म है। लाइकोपोडियम वाला है, ठीक है। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा और एक और भी है, ठीक। जिम्नोस्पर्म को बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है, लेकिन अब लिविंग जेनरा में सिर्फ 2 ही मिलते हैं, पाइनस वाला और साइकस वाला, ठीक है। एंजियोस्पर्म की तो पूरी फैमिलीज ही है, इतनी आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं, ठीक। हम लोग यहाँ ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं, हेपेटिकॉप्सिडा की बात कर रहे हैं और इसमें रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो हेपेटिकॉप्सिडा या ब्रायोप्सिडा, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है, ब्रायोफाइट्स का रिप्रोडक्शन वो 2 तरीके का होता है, 3 तरीके का बल्कि होता है। फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल, ठीक है, यानी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और फिर सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल जो होता है वो कई तरीके से होता है, जैसे जूस्पोर्स हो सकते हैं, एपोइनोस्पोर्स हो सकते हैं और गैमी हो सकता है, गैमा कैप, गैमी होता है, गैमा कप के अंदर बनता है। हाँ, इसके अंदर जो है बहुत सारे गैमी रखे हुए होते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं और ये इंडिविजुअल बना देता है एक पूरा प्लांट बॉडी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ 2 चीजों से होता है। यहाँ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं एंथेरिडियम आर्चिगोनियम और फीमेल आर्चिगोनियम। जो कप शेप और फ्लास्क शेप होता है। प्रोटीन वैसे टाइम में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, रूगैमस। एंथेरिडियम जो होता है, एंथेरिडियम कुछ क्लब शेप होता है और इसके अंदर एंथीरोजोइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एंथीरोजोइड। एंथीरोजोइड्स मिलते हैं और ये एंथीरोजोइड्स कैसे होते हैं? बाई फ्लैजिलेट होते हैं, फ्लैजिलेट, ठीक है। और ये वाटर के थ्रू मूव करते हैं, इसीलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। वाटर इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आर्चिगोनियम जो होती है वो फ्लास्क शेप होती है, इसमें ये होती है हमारी नेक कैनाल सेल और ये होती है वेंटर। नेक में नेक कैनाल सेल होती है और वेंटर में वेंटर कैनाल सेल और अंदर एग होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यहाँ पानी जाता है और मैलिक एसिड बन जाता है और ये स्पर्म जो है ये मूव करते हुए यानी एंथीरोजोइड मूव करते हुए एग से फर्टिलाइज करते हैं। तो ये आपका पहले तो इसमें गैमेटोफिटिक स्टेज होती है और फिर बाद में स्पोरोफिटिक स्टेज आती है। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, फूड, सीटा, कैप्सूल, हाँ, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फूड, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के लिए, मियोसिस करके, और ये स्पोर्स आगे लिबरेट होते हैं और ये 4 फ्लैजिला होते हैं शायद से। नहीं, स्पोर्स नॉर्मली स्पोर्स जो है बिना फ्लैजिला के होते हैं। ये नॉर्मली होमोस्पोरस कंडीशन होते हैं, सारे स्पोर्स एक से ही होते हैं। ये मूव करेंगे, जब पानी मिल जाएगा, सुटेबल कंडीशन मिल जाएगी, प्रोटोनिमा स्टेज आ जाएगी और प्रोटोनिमा स्टेज से बडिंग करके ये पूरा प्लांट बॉडी बना देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो गैमा कप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। और ये आपने देखा किसमें मिलेगा? हेपेटिकॉप्सिडा में, ठीक। 1 मिनट हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये मार्केंशिया दिया हुआ है। मार्केंशिया 2 अलग अलग इसके थैलस मिलते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल में देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये इसके मेल और फीमेल पार्ट है। यहाँ इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है छतरी ऐसा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं एंथेरिडियोफोर, यानी ये क्या हो गया? मेल। ये हो गया आर्चिगोनियोफोर, ये क्या हो गया? फीमेल। ये दोनों जब पास पास आएंगे और देखिए इसमें एक गैमा कप मिल रहा है। क्लियर है? और ये लिखा हुआ है साफ साफ, asexual reproduction in liverwort take place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structure called gamete, single gamma. Gamma are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gamma cup located in the thalli. The gamete become detached from the parent body and germinate to form new individuals. Clear है? Yes. इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया यहाँ। तो ये पूछ रहा है कि ब्रायोफाइट्स में गैमा कप हेल्प करते हैं इनमें से किसमें? क्या ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में? नहीं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए राइजोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जी।
गैसियस एक्सचेंज डायरेक्ट हो जाता है, स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। लीफ लाइक में इसमें थोड़ी नाम कुछ नहीं मिलता। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने बता ही दिया, अभी उसमें होगा नहीं, तो आखिरी बचा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही इसका आंसर करेक्ट है। बोलिए कोई दिक्कत? नो समझ गए सारा? एक झटके में पूरी ब्रायोफाइट का पार्ट खत्म। आते हैं अगला, The primary function of Golgi apparatus is कह रहे हैं गोल्गी apparatus का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा। ये आपके दो स्टेटमेंट दिए हैं और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो वही है vessels। आपको बताना है इसके आंसर। देखिए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus is to package material made by endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets outside the cell और inside the cell। हैं, दोनों तरीके से कर सकता है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। कह रहे हैं vesicles containing materials made by endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus। थोड़ा सा इसको समझते हैं, गोल्गी बॉडी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ा है सेल में, आप बता रहे हैं सेल बड़ा लंबा है, ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा समझिएगा। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो है वो क्या है, थोड़ा सा समझिए, जैसे हम समझाते हैं। आपने कहा कि ये न्यूक्लियस है जी, यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ये है, और न्यूक्लियर एनवेलप से लगी हुई आपको पता है कौन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगे होते हैं यहाँ राइबोसोम्स, Rough endoplasmic reticulum। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ से समझते हैं बात। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, सिस्टर्नी, Yes sir। वेसिकल्स Yes sir। और ट्यूब्यूल्स। जो सिस्टर्नी होती है ये गोल गोल होती है, तो जब यहाँ राइबोसोम्स बना देते हैं, क्या प्रोटीन मशीनरी है, ये प्रोटीन बनाएंगे। अब बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन के कई स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। इससे पहले की प्रीवियस वीडियोस जो हमारी इसी सीरीज में चल रही हैं दो, उनमें हम ये बता चुके हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो यहाँ पे आके बन के गिर गया और ये वेसिकल्स में आके पैक हो गया, इसमें प्रोटीन मान लीजिए। बहुत छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझा रहा है। ये प्रोटीन है, कौन सा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। यहां आपकी होती है गोल्गी बॉडी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे सिंथेसिस भी तो होता डीएनए का। अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा। गोल्गी बॉडीज के आसपास का ये एरिया है जिसे कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन, और गोल्गी बॉडीज का जो ये वाला एरिया है ये कौन सा कहलाता है, कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस किस तरफ है, न्यूक्लियस की तरफ है। न्यूक्लियस की तरफ से ये गोल्गी, ये न्यूक्लियस की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या आ रही है, वेसिकल आ रही है। जरा ध्यान से देखेंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल यहां आके मर्ज हो गई और इसने अपना जो मटेरियल था प्रोटीन वो इधर दे दिया कि तुम जाओ। ये प्रोटीन, ये जो फेज कहलाती है इसे कहते हैं सिस फेज या मैच्योरिंग फेज, फॉर्मिंग फेज, इसे कहते हैं सिस फेज या फॉर्मिंग फेज। यहां से बनना शुरू हो गया काम। अब ये इसमें जाएगा, इससे इधर जाएगा, इससे इधर जाएगा और यहां आ जाएगा। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी में बदल के, और जिस तरीके का हमें चाहिए, हमें एंजाइम बनाना है तो एंजाइम बना देगी, ठीक है। हमें अगर कोई दूसरा मटेरियल बनाना है कि वॉल डेड हो गई है तो उसकी वॉल को में प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन बना देगी वहां से। ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह भी बना सकती है, ठीक है, स्टेरॉइड्स बना सकती है। इस तरीके की चीजें यहाँ बनती हैं जो यहाँ से होते हुए आगे जाएंगी चैनल के थ्रू। अब ये यहाँ आ गई, कौन, वेसिकल। अब ये कौन सी फेज है, मैच्योरिंग फेज। ये आपकी कॉनकेव साइट है तो इसे कहते हैं ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज, या मैच्योरिंग फेज। यहां मैच्योर होके आ गया प्रोटीन, बोलो। अब ये जो प्रोटीन निकला ये मान लो टर्शरी या क्वाटरनरी टाइप का है, हमने मान लिया टर्शरी या क्वाटरनरी टाइप का सब। ये अलग अलग जगह जा सकता है। अगर इसके अंदर ये टर्शरी स्ट्रक्चर है तो ये एंजाइम बना सकता है, और अगर इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, कौन से एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, तब हम इसे क्या कह देंगे बेटा, लाइसोसोम। और अगर मान लीजिए कुछ स्टोर करना था, इसको कुछ चीजें स्टोर करना थी, तो ढेर सारी वेसिकल्स मिलके एक बड़ी वेसिकल बन जाएगी
जिसे हम क्या कह देंगे, वैक्यूल। क्या कह देंगे, वैक्यूल कह देंगे। ठीक, वैक्यूल। तो आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल्स आते हैं। क्लियर है मेरी बात? और इसी चैनल के थ्रू ये सारे काम होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें समझ आ गई। अब अगर गोल्गी बॉडी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपकी यहाँ लिखी हुई है एनसीईआरटी की, देखते हैं और जरा समझते हैं। कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी की? कैमिलो गोल्गी। कब करी? 1898। ठीक है। और इस ये किस शेप की होती है, जिस शेप की होती है, इनका कितना डायमीटर और ये सब है, ये है। ठीक। अब इसमें देखिए सिस्टर्नी हो गई, ठीक है। और यहां पे देखिए ये सिस फेस कहाँ है, सेंट्रली है, नियर न्यूक्लियस, जिस कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, जैसा भी है आपको बता दिया हमने। ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये आपको दिखा दिया हमने। ये सिस्टर्नी आपको दिख रही है। इसके बाद गोल्गी अपरेटस जो है वो प्रिंसिपली परफॉर्म करता है फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? पैकेजिंग मटेरियल, देखिए पैक करके तो ले जा रहा था, टू बी डिलीवर्ड इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल। देखिए क्वेश्चन की लाइन आ गई, मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ER से फ्यूज होगी, स्पेस पे जाएगी और वहां से मैच्योरिंग फेज की तरफ पहुंच गई। यही बात लिखी। दिस एक्सप्लेन व्हाई गोल्गी apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum। ये बात भी हो गई। A number of protein synthesis by ribosome on endoplasmic reticulum are modified in cisternae। लिखा हुआ है, रिलीज होती हैं ट्रांसफेज से। गोल्गी apparatus is the important site for the formation of glycoproteins and glycolipids। ये भी पॉइंट पकड़ने वाला है, ठीक है। बता चुके, अभी हमने बोल भी दिया सब आपको। अब क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो कौन सा सही असर्शन है? दोनों सही, पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, ठीक है। तो क्या जाएगा? बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? सर आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। जरा देखिए, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था आपका सेल चैप्टर यूनिट 3 का जो है, उस चैप्टर की जहां शुरुआत होती है वहां इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन सेल चैप्टर का जहां पे लिखा है, वहां से नीचे की तरफ पैराग्राफ में ये पॉइंट दिया हुआ है आपको, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। जहां सेल चैप्टर की शुरुआत होती है, MSR जो आपका M रामचंद्रन प्लॉट वाले हैं, रामचंद्रन, उससे पहले जहां यूनिट 3 लिखा हुआ है सेल स्ट्रक्चर, वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। यहां से क्वेश्चन आ गया था। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि भाई एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमें पढ़ना है, कहां पे से क्वेश्चन आ सकता है। और उसमें देखिए लिखा हुआ है, इन स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस वन कैन टेक फिजियोकेमिकल अप्रोच एंड यूज सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट। जरा देखिए, हमने क्या करा, इन स्टडीइंग अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस। हम फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या करा, हम फिजिको केमिकल अप्रोच लेते हैं सेल फ्री सिस्टम की, ठीक है, सेल फ्री सिस्टम। दिस अप्रोच इनेबल्स टू डिस्क्राइब वेरियस प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म। मॉलिक्यूलर टर्म में द अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनालाइजिंग लिविंग टिश्यू for elements and compounds. It will tell us what type of organic compounds are present in living organism. In the next stage, one can ask the question, what are these compounds doing inside cell, and in what way they carry out gross physiological process like digestion, excretion. तो ये कैसे होता है? In other words, we answer the question, what is molecular basis of physiological process। तो हमें इस तरीके से पता चलेगा सेल फ्री कल्चर से। और यही जो अप्रोच है, it can also explain the abnormal process and occur during any disease condition। तो this physicochemical approach to studying and understanding living organism is called reductionist biology। समझ में आ गई बात या नहीं? अब ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई कि कैसे हम एक सेल के अंदर होने वाले इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और इनकी बात जब करेंगे
तो एक सेल फ्री कल्चर मीडियम लेंगे और उसके अंदर हम सारे के सारे होने वाले प्रोसेस को देखेंगे। वो जो बायोलॉजी है वो हमारी क्या है, वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाती है, ये फिजियोकेमिकल अप्रोच है हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नो सर। सर। तो यही क्वेश्चन है। तो फिजिको-केमिकल स्ट्रक्चर अप्रोच टू स्टडी अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर, क्या बिहेवियरल अप्रोच है? नहीं, नहीं। तो बिहेवियर को तो समझने की तरफ फिजियोकेमिकल। फिजिको-केमिकल अप्रोच। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन निकाल के आपके आंसर ईआरटी से रख दिया गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 37 आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजन टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक। देखिए सबसे पहले तो आप लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में समझ लीजिए। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है और हमारा इम्यून सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, ये इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो हमारे इम्यून सिस्टम में दो हो गए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। होता क्या है कि जब हमारी WBCs बनती हैं, लिम्फोसाइट्स इन्हें बोलते हैं, ठीक है सर, लिम्फोसाइट्स WBCs। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कई तरीके की हो सकती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, इसमें हाँ यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं जिसमें बी लिम्फोसाइट और टी वो लिम्फोसाइट, दो तरीके की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बी टी लिम्फोसाइट। अब हाँ, अब जो बी लिम्फोसाइट्स हैं और टी लिम्फोसाइट ये स्पेसिफिक हैं, क्यों इन्हें कहा जा रहा है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये लिम्फोसाइट्स हमारी जो है वो मैच्योर होंगी और प्रोलिफरेट करेंगी। तो देखिए सबसे पहली बात, वो लिम्फोइड ऑर्गन जिनमें क्या हो रहा है, these organs where origin and maturation and proliferation of lymphocytes occur, उन्हें क्या कहते हैं? lymphoid organ कहते हैं। Primary lymphoid organs are bone marrow and thymus, where immature lymphocyte differentiate to antigen sensitive, यानी immature है lymphocytes वो T और B में बदल जाएंगी, B वाली bone marrow में जाके और T वाली thymus में जाके बदल जाएंगी। नहीं समझ में आई? अब क्या हुआ, आफ्टर मैच्योरेशन लिम्फोसाइट माइग्रेट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहला प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन होते हैं? वो जहां मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन होता है एंटीजन सेंसिटिव का, ठीक, और इमेच्योर हैं वो अभी। लेकिन सेकेंडरी वाली क्या होती है, वहां मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योर, वहां मैच्योर हो चुकी हैं, ऊपर ही मैच्योर भी हो गई। जब मैच्योर हो जाएंगी तब उन्हें एक बैटल फील्ड चाहिए, वो लड़ाई लड़ेंगी जाके। वो जो बैटल फील्ड है वो कहलाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्प्लीन, ठीक है, और अपेंडिक्स। क्लियर है? यस सर। यही तो ऊपर क्वेश्चन पूछा था, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन होते हैं, तीन। ठीक है। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि क्या क्या होता है। जैसे स्प्लीन है, द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड, अब देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करते हैं, प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स with the antigen which then proliferate to become effector cells। तो एक काम भी समझ में आ गया कि क्या काम करते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब इसमें एक एक के बारे में, बोन मैरो क्या होता है, मेन लिम्फोइड ऑर्गन है हमारा, मेन लिम्फोइड ऑर्गन कौन है, बोन मैरो है, वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। दूसरा बताया थाइमस, थाइमस क्या होता है, थाइमस इज लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ठीक है। The thymus is quite large at the time of birth and keep reducing size age by age to puberty it attains the reduced to a very small size। जब puberty तक बहुत छोटा हो जाता है। तीसरी बात इन्होंने कही, both bone marrow and thymus provides micro environment for the development and nutrition maturation of T lymphocyte। bone marrow और thymus ये micro environment की तरह एक्ट करेंगे, किसके लिए, T lymphocyte से maturation के लिए। स्प्लीन जो है वो लार्ज है, बीन शेप्ड है, और ये अभी क्वेश्चन भी हो सकता है आ जाए, क्या कह रहा है, मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। इट एक्ट्स एज फिल्टर ऑफ ब्लड फॉर ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा है, साथ ही साथ ये लार्ज रिजर्वायर है एरिथ्रोसाइट्स का। जी, आरबीसीज का जो है ये रिजर्वायर है, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज वही है, यहाँ रिजर्वायर की तरह एक्ट करेगा। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो लोकेटेड होते हैं अलग अलग जगह पे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फ नोड सर्व करते हैं ट्रैप करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या अदर एंटीजेंस को विच हैपन टू गेट इनटू लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, जो आ गए हैं उनको ट्रैप कर लेंगे।
Antigens trapped in lymph nodes are responsible for activation of lymphocytes present there and cause immune response. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे एंटीजन वहां पे प्रेजेंट थे. जो हमारा there is lymphoid tissue also located within the lining of major tract, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, इसके ऊपर एक लाइन बनी होती है, उसे कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन, माल्ड लिम्फॉइड टिश्यू. ठीक है, इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू हमारी ह्यूमन बॉडी में. क्लियर है? तो हमारे ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में सारी बातें होंगी. आप अगर मेरे नीट के पेपर को ऐसे ही एनालाइज करते हुए, आपको पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई, हर एक चैप्टर से मेन टॉपिक रिवाइज होते चले जा रहा है एक एक क्वेश्चन के थ्रू. और अब इसका आंसर क्या होगा बताइए? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन होंगे? सर CDE सेकंड ऑप्शन. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन तो हो गए, देखिए बोन मैरो और थाइमस, ये हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए, है ना. यहाँ मैच्योर होगा, प्रोलिफरेट करेगा. लेकिन स्प्लीन लिम्फ नोड्स और पेयर पैचेस में जाके वहां लड़ाइयां शुरू करेगा. तो C, D और E हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा. ओके सर. C, D और E. क्लियर है? यस सर. समझ में आ गए? देखो जितना पढ़ा रहा है रट्टा मारते रहो, इजीली हो जाएगा. कोई नीट बहुत टफ नहीं है, बायोलॉजी इजी है. इवल क्वाड्रेट्स आते हैं इवल क्वाड्रेट के ऊपर. देखिए कह रहे हैं यहाँ इवल क्वाड्रेट की बात कर रहे हैं, इन एक्सिव कंजर्वेशन और लेंटाना, ठीक, और डोडो बायोडाइवर्सिटी. थोड़ा सा आप इसको थोड़ा समझिए. हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉसेस जो होते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस जो होता है वो 4 तरीके से हो सकता है. हाँ, उन सर. 4 तरीकों को कहा है इवल क्वाड्रेट. पहला होता है इसमें हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, हाँ, सर. दूसरा होता है Over ओवर exploitation, एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा होता है एरियल स्पीशीज इन्वेजन, और चौथा होता है को एक्सटेंशन. क्लियर है? कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन, आपको कहीं नहीं दिखेगा. ठीक है, हर एक पॉइंट आपको क्लियर यहाँ करते चले जा रहे हैं. हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन में आपने यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है उनको समझ लीजिए. हैबिटेट लॉस यानी कहीं कोई जगह थी, जंगल था, उसे काट दिया, ठीक है, और बीच से फ्रैगमेंट्स में बांट दिया, यानी बीच से आपने रोड निकाल दी, तो अब जो जानवर हैं वो आ जा नहीं पाएंगे, तो इसकी वजह से दिक्कत होगी. तो वंस कवरिंग 40% ऑफ अर्थ लैंड, जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, वो अब कितना रह गए हैं? सिर्फ और सिर्फ 6% रह गए हैं फ्रैगमेंटेशन से. हैबिटेट लॉस हो गया. they are being destroyed fast. By the time you finish reading chapter, thousands more hectare rain forest जो है वो लॉस्ट हो चुके होंगे. जो हमारा अमेज़न फॉरेस्ट है वो, उसे हम क्या कहते हैं? लंग ऑफ द प्लैनेट कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारी ऑक्सीजन निकलती है. ठीक है, लगभग 20% ऑक्सीजन जो है आपकी वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आती है. सबसे ज्यादा ओशियंस करते हैं शायद से. ऑक्सीजन जो है अर्थ के ऊपर 20% तो यही कर रहा है. इसके बाद है ओवर एक्सप्लॉइटेशन. तो मेजर कॉज तो फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन. दूसरा था ओवर एक्सप्लॉइटेशन. सर 80% या 90% एलगी करती है. अर्थ के ऊपर की बात हो रही है, यानी अर्थ पे जितनी करती है उसका 20% आपका करते हैं अमेज़न. एनसीईआरटी की लाइन बता रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं. ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड एंड. अब देखिए, जब नीड बिकम ग्रीड तब इसे कहते हैं कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन. जैसे आपने कहा मेनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, जैसे 500 साल पहले स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन खत्म हुए थे, वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन. प्रेजेंटली मेनी मरीन फिशर्स एंड पॉपुलेशन अंडर द वर्ल्ड ओवर हार्वेस्टेड, बहुत ज्यादा करी जा रही है और वो खत्म हो जा रही है. सी काउ रशियन है ना. इसके बाद आते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन. एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या होता है? कोई बाहर की चीज आपने लाके डाल दी. जैसे यहाँ पे हुआ नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया आफ्टर अफ्रीका लीड इवेंचुअली द एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश. जब लेक विक्टोरिया में क्या करा गया? नाइल पर्च को डाला गया, तो 200 स्पीशीज चिचलिड फिश की वहां से हट गई. क्यों? वो आके इसे खाने लगी. ठीक है, इंडिजिनस जो वहां की रहने वाली थी उनको बर्बाद कर दिया. इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है. हाँ, कैट ग्रास फॉर द हाइसेंट. आवर नेटिव स्पीशीज इन्वेस्टेड वीड स्पीशीज जो है हमारी कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटाना, वाटर हाइसेंथ, ये आ गए हमारे. ये नेटिव स्पीशीज को इन्होंने दिक्कत करी. रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, जिसे क्लैरिस कहते हैं, ठीक है, गैरीपेनस, फॉर एक्वाकल्चर पर्पस इज पॉइजनिंग द थ्रेट ऑफ इंडिजिनस कैटफिश.
यानी कि जो क्लैरियस थी अफ्रीका से आई थी, उसको एक्वाकल्चर के लिए हमने यूज करना शुरू किया, वो हमारी इंडिजिनस फिशेस को ही वो एक्सटिंक्ट करने लगी। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है साथी एक खत्म हुआ उसके ऊपर दूसरा डिपेंड मर गया तो कार्निवोरस हाँ, जैसे आपका वैस्प खत्म हो गया तो फिग अपने आप खत्म हो जाएगी। फिग और वैस्प एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दिए होंगे। आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर कि कैसे इवन होगा। कॉन्वेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस ए का 30 आ रहा है, और सर दोनों का एक्सटिंक्शन डी का 4 जा रहा है, तो उसका सर सिर्फ सी वाला जाएगा आंसर बस। XC2 का A है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन कौन है? लेंटाना। हाँ, कौन सा सर? एलियन स्पीशीज इन्वेजन, हाँ लेंटाना। सी का ठीक है। A का फर्स्ट है, B A क्रायो प्रिजर्वेशन, XC2 कंजर्वेशन आ गया। जी। देखिए इससे पहले की वीडियो में हमने इन सीटू और XC2 कंजर्वेशन हम बता चुके हैं। जी सर। फिर इसके बाद आया एक्सटिंक्शन, डोडो जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। यस सर। क्लियर है? अब आप इसको मैच कर लीजिए अपने ऑप्शन है। 4 है। 4 है। 4 यस। कोई दिक्कत? नो सर। इजी है? नो यस सर। इजी है यार, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आप इसी से पढ़ते चले जाइए। आप अब कुछ ना करिए, आप जितना जितना आप बताते जा रहे हो उतना करते जाइए, नीट हो जाएगा। हो चुका है। नेक्स्ट, मेरा मदर का पूछा। हाउ मेनी meiotic and mitotic division need to be occur for the development of mature female gametophyte from the megaspore mother cell? अच्छा मैं बताऊं सर? देख हाँ, एक माइटोसिस होता है और 3 से सक्सिनियंस वो होते हैं। सबसे पहले आपने कहा मेगास्पोर मदर सेल थी, MMC, मेगास्पोर मदर सेल। ये कैसी थी? 2n कंडीशन में थी, एंजियोस्पर्म में ये। है ना? फिर इसमें मियोसिस हुई, जी। और मियोसिस के बाद 4 बने इसमें क्या? मेगास्पोर। उसमें से 3 डिजेनरेट हो गए, एक एक बचा, इसे कह दिया फंक्शनल मेगास्पोर। जी। उसमें 3 सक्सिनियस माइटोसिस होंगे। हाँ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो 7 सेल 8 सेल। अच्छा एक मिनट, ये 3 कहाँ के डिजेनरेट हुए थे? सर नीचे सस्पेंसर वाले तरफ से टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, ओके सर। ठीक है। यस सर। ये फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। जी। 8 सेल स्टेज तक। ये फंक्शनल मेगास्पोर है। इसमें पहला डिवीजन होगा माइटोसिस। सक्सेसिव माइटोसिस होंगे। हाँ, 3 सक्सेसिव माइटोसिस होंगी। 1 से 2 बने न्यूक्लियस, 2 से 4, फिर 2 अलग अलग पोल पे चले गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8, फिर ये 2 में जो है फिर से बन गए, 4 से 8 बन गए, उससे बनेगा कंडीशन, फिर रीअरेंजमेंट होगा, उससे बन जाएगा फिर रीअरेंजमेंट होगा, और यहाँ 3 ऊपर सिनर्जिक एंटीपोडल्स मेल सेल और वो आ रहा है। तो यहाँ आपका क्या हो गया? नीचे एंटीबॉडल से, ये ऊपर एंटीबॉडल सेल हो गई, ये एग सेल, और ये सिनर्जिड हो गई, इसे एगेप्टिस कहते हैं। ये टोटल न्यूक्लियाई हो गई, सेंट्रल सेल हो गई, 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज हो गई। क्या बनाना था हमें? 1 माइटोसिस और 3 सक्सिनियस। नहीं, हाउ मेनी माइटोसिस? अच्छा वो बताना फर्स्ट जाएगा तो ऑप्शन फर्स्ट है, फर्स्ट मेयोसिस और बाकी 3 माइटोसिस। फीमेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म होता है ना जी। फीमेल गैमेटोफाइट होता है एंडोस्पर्म, सॉरी एम्ब्रियो सैक, हाँ। एम्ब्रियो सैक। ये एंडोस्पर्म हमने बोल दिया। एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट किसमें होता है? मोनोकॉट। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। याद करिए। हाँ हाँ। ठीक है, तो यहाँ एम्ब्रियो सैक है, और ये इस तरीके से बनेगा। क्या हो गया? 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस। क्या सही है आंसर? सही है। ठीक है, सही है। चलिए, 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस। फर्स्ट ऑप्शन। इसको हम ऊपर भी बता चुके हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने सॉल्व किया। आप देखिए अब रिटर्न आने लगे क्वेश्चन, यानी अगर आप मेरी थियरीज पहले दूसरे पार्ट की पढ़ चुके होंगे तो अगले 20 क्वेश्चन आपके उसी में से फंसने लगे, और अगर आप ये 20 पढ़ लोगे तो अगले 20 उसी में से फंसेंगे। ये याद रखिए आप। बायोलॉजी इजी। हाँ, पूरा नीट का पेपर जो है आपके 50 क्वेश्चन आप करिए मेरे, और अगले 50 ले जाइए फ्री में, वो मिल जाएंगे ऐसे ही। क्या है साहब? अब देखो इम्यूनिटी के ऊपर वाला क्वेश्चन था, नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, इम्यूनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड इज एन नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इन ह्यूमन बॉडी? नॉन स्पेसिफिक टाइप की है और बाई बर्थ होती है।
देखिए इम्यूनिटी जो है हमारे अंदर दो तरीके की होती है, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरी है इनेट इम्यूनिटी। जो बाय बर्थ है, पैदा होते ही आप लेके आते हो, उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, क्योंकि पैदा होते ही आपको नहीं पता है कि आपको कोरोना मिलेगा या क्या मिलेगा, नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, बाय बर्थ है। इसमें फिजिकल बैरियर आ अब इसमें चार तरीके के बैरियर्स आते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर में आ जाती है आपकी स्किन, ठीक है, और म्यूकस कोटिंग, इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की और यूरिनरी जेनेटिक ट्रैक्ट की। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है एसिड ऑफ स्टमक, सलाइवा, माउथ, टीयर्स, ठीक है, आंखों में। इसके बाद आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में आ जाते हैं आपकी ल्यूकोसाइट्स, इसके अलावा पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स आ जाती हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी आती हैं इसी में। साइटोकाइन बैरियर में आ जाते हैं आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो किसी दूसरी अनइन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं, किस क्या निकाल के, इंटरफेरॉन्स। अभी हम लोग कैंसर में पढ़ा था अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये स्पेसिफिक होगी, क्योंकि आपने कोई एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर काम करती है। और इसमें जो होती है दो तरीके की बात आती है, रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस दो तरीके का आता है, एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और दूसरा होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस ये होता है कि जब आपने मान लीजिए पहली बार किसी चीज को टारगेट किया, आपके इम्यून सिस्टम ने क्या करा, वायरस आया आपके अंदर और पहली बार में आपने उसे टारगेट किया। जैसे जुकाम की बात कर लें, तो पहली बार जब आपको जुकाम होता है तो उसे काफी दिन लग जाते हैं सही होने में, लेकिन जब दूसरी बार वही वायरस आएगा तो वो तेजी से उसे मार के गिरा देगा। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस स्लो होता है, ठीक है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस फास्ट होता है। क्लियर हो गई बात मेरी? इसमें टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी होना। हाँ, मेमोरी की वजह से ही होता है सारा काम, ठीक है। और क्योंकि एंटीबॉडीज बन जाती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, एंटीबॉडी स्पेसिफिक है, ये एक एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी में आपके एल चेन और लाइट और हैवी, दो हैवी हैं और दो लाइट चेन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इसीलिए H2L2 इसका फॉर्मूला आ गया। आपकी जो एंटीबॉडीज होती है कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की। हमने आपको बताया क्या है, एजेड मैं हूं, ठीक है, एजेड कौन है, मैं हूं, ठीक, AGEDM, AGEDM, ठीक, ये आपकी हो गई एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाती है। IgG शायद बर्थ से हाँ। कोलेस्ट्रॉल में होती है। अब कोलेस्ट्रॉल में आपको मिलती है इम्यूनोग्लोबुलिन A, ठीक है। जी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इम्यून रिस्पांस में आपकी M होती है, ठीक है, जो रिस्पांस करते हैं आपके एलर्जी वाला, वो इम्यूनोग्लोबुलिन M होती है। समझ में आई बात या नहीं? ई होती है सर, एम कहाँ होती है? ई सॉरी, ई होती है। ये तो मुझे होता आ गया नेक्स्ट। देखिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं, बंद करें यहीं पे। चलिए 10 क्वेश्चन पे यहीं बंद करते हैं। इसके बाद अगला हम लोग जो है वो अगले 20 क्वेश्चन की एक वीडियो अलग बनेगी, जिसको आपको देखना है और अगर नीट क्रैक करना है 2026 का। तब तक सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।